स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज बात करेंगे मानव रोग के बारे में। ये टॉपिक जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ मानव में जो भी, मनुष्य में जो भी रोग होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, कितने तरह की बीमारियां होती हैं, बीमारी शरीर में आती कैसे है और कौन सी बीमारियां हैं जो शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है और किस तरह से शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो एक एक पॉइंट को मैं क्लियरली आपको बताने वाला हूं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा, सभी पॉइंट पे बात करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज बात होगी मानव रोगों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव के जो रोग हैं, कौन कौन से मानव के रोग होते हैं। तो अगर वर्गीकरण, मानव रोग के वर्गीकरण के ऊपर अगर बात करें तो मानव के रोगों को मुख्य रूप से दो भागों में ही बांटा गया है। तो कौन कौन से मानव के जो रोग हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मानव का मैंने एक वर्गीकरण किया है और एक फ्लो डायग्राम आपके सामने मैंने बना करके रखा हुआ है, ताकि सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो मानव जो रोग है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक जो होता है जो जन्मजात रोग होता है और दूसरा जो होता है अर्जित रोग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जन्मजात रोग किसे कहते हैं। जन्मजात रोग का मतलब जो जन्म से शरीर में प्रवेश कर जाता है, जन्म के साथ ही ये हमें बीमारी मिल जाती है। तो जो जन्म से हमारे शरीर में जो बीमारी है उसी को हम जन्मजात रोग कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी है जो कि आनुवांशिक रूप से हमारे शरीर में पहले से मौजूद है, जो हमारे पूर्वजों से हमारे शरीर में आती है। बीमारी का अगर उदाहरण देखें तो कुछ बीमारियों का नाम मैंने लिखा हुआ है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है। ये सारी जो बीमारियां हैं आनुवांशिक बीमारियां हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म के उपरांत ही आ जाती हैं और ये पूरे जीवन काल तक रहती हैं। तो उसे हम जन्मजात बीमारी कहते हैं। परिभाषा बहुत ही आसान है, ऐसी बीमारियां जो जन्म से ही हमारे शरीर में हैं तो उसे हम जन्मजात बीमारी कहते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, मतलब कि हमारे माता पिता से हमारे शरीर में ये आती है। दूसरी बीमारी जो है जिसको हम अर्जित रोग कहते हैं। अर्जित रोग का मतलब जिसको हमने अर्जित किया है, प्राप्त किया है, उसे हम अर्जित रोग कहते हैं। अगर अर्जित रोग की बात करेंगे तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक है संचरणीय रोग और दूसरा है असंचरणीय रोग। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ऐसी बीमारियां जो एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंच जाती है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, और ऐसी बीमारियां जो एक शरीर से दूसरे शरीर तक नहीं जाती हैं उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। बहुत ही आसान है, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो अगर संचरणीय रोग कहेंगे तो संचरणीय रोग जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल होते हैं, संचारित बीमारी होती हैं। तो अगर देखें तो चेचक है, गोनेरिया है, क्षय रोग है। क्षय टीबी को कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं, ये क्षय रोग है जो कि कम्युनिकेबल है। जैसे कि आपको पहले से पता है चेचक जिसको हिंदी में शीतला भी कहा जाता है, तो चेचक, स्मॉल पॉक्स, ये भी बीमारी जो है संचारित बीमारी है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। गोनेरिया जो कि एसटीडीएस है, एसटीडी बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इसको कहते हैं, एसटीडी शॉर्ट में कहते हैं, जो कि सेक्सुअली एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। तो चेचक भी क्या है, अगर किसी पेशेंट को चेचक बीमारी हुई है तो उसके संपर्क में अगर आप आते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं या उससे यूज की हुई चीजों को आप कांटेक्ट में लेते हैं, तो ये बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। या जिसको गोनेरिया हुआ है उसके साथ सेक्स करते हैं या सेक्सुअली रूप से जुड़ते हैं तो उससे भी वो बीमारी आपके शरीर में आ जाती है। उसी तरह अगर बात करेंगे टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस की, क्षय रोग की, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि जो भी टीबी का पेशेंट होता है वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उससे पूरी तरह से इन्फेक्टेड है। तो उसका जो बलगम आता है, चाहे वो खांसता है, छींकता है, तो उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति विशेष आता है उसको ये टीबी का बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे बीमार बना देता है। आपको एक बात और बता देता हूं टीबी की बीमारी के बारे में। जो भी बलगम मुंह से निकलता है, अगर उसे वह रोगी किसी अंधेरे कमरे में थूक देता है
तो उस बलगम में जो जीवाणु है वो महीनों तक जीवित रह सकता है, हफ्तों तक जीवित रह सकता है, और उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा उसको टीबी बीमारी, जो टीबी क्षय रोग जो है वो आसानी से हो जाता है। तो इसलिए जिसे भी अगर टीबी हुई है तो उससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट ब्रेक कर लीजिए, उसके संपर्क में न आइए, उससे दूर रहिए, उसकी यूज की हुई चीजों को न यूज करें। तो ये जो संचरणीय रोग है इसमें सबसे आसान तरीका है बीमारी से बचने का कि जो बीमारी का वाहक है उससे हम दूर हो जाएं, उसके कांटेक्ट में न आए। अगर बात करेंगे असंचरणीय रोग का, तो इस बीमारी की बस एक ही विशेषता है कि जिस भी शरीर में रहेगा उस शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगा। उसके संपर्क में अगर आप जाते हो तो आपको वो बीमारी नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा हुआ है मधुमेह, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज कहा जाता है, कैंसर इंग्लिश ही शब्द है जिसको कर्क रोग भी कहते हैं। उसी तरह से एलर्जी, तो एलर्जी हो गया, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि असंचरणीय है, किसी भी शरीर में अगर हैं तो ये नॉन कम्युनिकेबल है, जिस शरीर में रहेंगी उसी को नुकसान पहुंचाएंगे। अब बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज की, तो कम्युनिकेबल को दो भागों में बांट दिया गया है, एक है प्रत्यक्ष संचरण और दूसरा है अप्रत्यक्ष संचरण। प्रत्यक्ष संचरण किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष का मतलब जो डायरेक्टली बीमारी जिसको हुई है उसके शरीर से दूसरे के शरीर में डायरेक्ट पहुंच जाता है, चाहे वो स्नीजिंग करे, कफ हो, उससे उसको खांसे, छींके, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से ये बीमारी एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इसलिए इसको हम प्रत्यक्ष संचरण कहते हैं कि मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये बीमारी हो जाती है। जैसा कि ऊपर जो बीमारी दर्शाई गई है उसी बीमारी का जो एग्जाम्पल है मैंने नीचे भी दिया। बस एक बीमारी है काली खांसी, और इसके अलावा बहुत सारी बीमारी जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आने पे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये पहुंच जाता है। उसी तरह से अप्रत्यक्ष अगर संचरण बोलेंगे तो जो डायरेक्टली बीमारी जो है पेशेंट से नहीं पहुंचती है लेकिन किसी ना किसी होस्ट वाहक के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। जैसे हैजा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है। अगर बात करेंगे हैजा की, अगर दूषित खाना अगर हम खाते हैं, दूषित भोजन करते हैं, गंदी जगहों पे अगर किसी पेशेंट को हैजा हुआ है, उसने खुले में शौच वगैरह किया, तो मक्खी जो है उस पे अगर बैठती है, आपके भोजन पे आकर के बैठ जाती है, तो वो बीमारी को ट्रांसफर कर देती है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले आकर छोड़ देती है। तो इसी को हम अप्रत्यक्ष संचरण कहते हैं। मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, तो वो भी क्या अप्रत्यक्ष संचरण है। किसी मनुष्य को अगर मलेरिया हो तो उसके कांटेक्ट में आप आएंगे तो आपको मलेरिया नहीं होगा, लेकिन जो मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया होता है वो आपके शरीर में डायरेक्टली बीमारी को पहुंचा देगा। तो फीमेल एनोफेलिस से मलेरिया होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उसी तरह से टाइफाइड जो बुखार है जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, वो भी क्या है डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से, पेशेंट के कांटेक्ट में आने से नहीं, लेकिन उसके चीजों को यूज करने से, उसके जो वेस्टेज है किसी जगह पे अगर उसने छोड़ा हुआ है उस पर मक्खी या मच्छर बैठते हैं, आपके कांटेक्ट में आते हैं, आप उसके संपर्क में आते हो, तो ये बीमारी आपके शरीर में पहुंच जाएगी। उसी तरह से डेंगू भी है जो कि मच्छर के काटने से ही शरीर में आती है। तो ये बीमारियों का एक फ्लो डायग्राम था जिसमें मैंने आपको बताया कि मानव में जो भी रोग होते हैं किस तरह से होते हैं। फिर से शॉर्ट में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमने पढ़ा है। तो मानव के रोग कितने तरह के होते हैं? दो तरह की बीमारियां हैं, जन्मजात रोग और अर्जित रोग। तो जन्मजात जो कि आनुवांशिक है, हेरिडिटी डिजीज भी कह सकते हैं। अर्जित रोग जो प्राप्त होता है बाद में किसी भी तरह से आपके शरीर में पहुंचता है। तो अर्जित रोग भी दो तरह से हमारे शरीर में पहुंचता है, संचरणीय रोग मतलब कि कम्युनिकेबल, असंचरणीय रोग नॉन कम्युनिकेबल। संचरणीय को दो भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष संचरण और दूसरा अप्रत्यक्ष संचरण। अभी बात करते हैं ऐसी बीमारियां जो वायरस जनित है, जो कि विषाणुओं के द्वारा होती हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारे शरीर में होती है और उनका नुकसान हमारे शरीर पे क्या है, कौन कौन सी बीमारियां उनसे होती हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वायरस से जो होने वाली जो बीमारियां, जो विषाणुओं से जो बीमारियां होती है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनका जो मेन कारण है वो शरीर में कैसे पहुंचती हैं। तो उन बीमारियों पे बारी बारी से बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो बीमारियां हैं मैं आपके लिए यहाँ पे नोट कर दिया हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बीमारियों के नाम जो है, और आपको समझने में सुविधा, इसलिए मैंने सारी चीजें जो है हिंदी में लिखी हुई है और साधारण शब्दों का प्रयोग किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है जिसमें पहले टेबल में रोग, दूसरे में रोगाणु, मतलब कि किस रोगाणु मतलब कि किस वायरस से ये बीमारी होती है, और संचरण के तरीके किस तरह से ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं। तो तीन कॉलम मैंने बना दिया है, तीनों में
अच्छी तरह से समझने के लिए आपको सारी चीजों को मैंने लिख दिया है। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला जो कॉलम है उसमें मैंने रोगों को दर्शाया हुआ है, कौन कौन से रोग हैं जो कि किस वायरस से होते हैं। तो पहली जो बीमारी है चिकन पॉक्स, जिसको चेचक कहते हैं। तो चेचक जो है वेरिसेला वायरस से होता है, चेचक वेरिसेला वायरस से होता है। और इसके संक्रमण का जो तरीका है, संचरण हमारे शरीर में पहुंचने का जो माध्यम है वो हवा है। और यदि डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हम पेशेंट के आते हैं तो ये बीमारी हमारे शरीर में पहुंच जाती है। उसी तरह से खसरा, जिसको इंग्लिश में मिजल्स कहा जाता है, तो खसरा भी रूबेला वायरस के कारण होता है। और रूबेला वायरस डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट, मतलब कि जो भी पेशेंट है जिसको खसरा हुआ है, अगर वो दूषित वहां हवा में, जिस हवा में सांस ले रहा है वहां पे अगर स्नीजिंग करता है, कफ करता है, खांसता है, छींकता है, तो उसके कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आता है तो हवा के माध्यम से उसका संक्रमण, जो संक्रामक जो वायरस है वो स्वस्थ शरीर तक पहुंच जाता है और उसे बीमार बना देता है। तो यहाँ पे मैंने वायु लिख दिया है। उसी तरह से अगर बात करेंगे बीमारी पोलियो की, पोलियो बीमारी की बात करेंगे तो पोलियो वायरस का ही नाम है जो पोलियो बीमारी का कारण होता है, उसी के नाम पर उस बीमारी का नाम पोलियो रख दिया गया। आपको पहले से ही पता है कि इस बीमारी में अंग जो है पूरे टेढ़े हो जाते हैं, शरीर का जो ढांचा बिगड़ जाता है, ये बच्चों में ज्यादातर हो जाता है। तो इससे शारीरिक जो अक्षमता कह सकते हैं जो कि पोलियो के कारण हो जाता है। तो ये पोलियो जो है पोलियो वायरस से होता है। इसका जो मेन कारण है वो दूषित भोजन और जल है। अगर खराब खाना या दूषित जल अगर हम लेते हैं, बच्चे अगर लेते हैं, तो उनको पोलियो हो जाता है। उसी तरह से बात करेंगे रैबिज की, तो रैबिज जो है ये भी वायरस का ही नाम है, जो कि ज्यादातर जानवरों, जो भी ऐसे जानवर जो पागल हो जाते हैं या जो इन्फेक्टेड हैं इस वायरस के शरीर में प्रवेश कर जाने से, रैबिज अगर किसी जानवर में, जैसे कुत्ता हो गया, सियार हो गया, बंदर हो गए, इनके शरीर में अगर प्रवेश कर जाता है और ये किसी पर्सन को अगर काट देते हैं, तो ये जो वायरस है डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आने से एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। इस बीमारी को हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये बीमारी हो जाने पर आदमी को पानी से डर लगता है और लास्ट स्टेज यही है कि ये बीमारी पूरी तरह से शरीर में फैल जाता है, इसके वायरस फैल जाते हैं और लास्ट में आदमी मर जाता है। तो इसकी वैक्सीनेशन होनी है, जो कि रैबिज वाले जो भी इन्फेक्टेड जो जानवर हैं उनके काटने के 24 से 72 घंटे के अंदर वो पहली डोज आपको लग जानी है वैक्सीन की। तो इसके वैक्सीनेशन के 4 या 5 डोज होते हैं, पहले 14 होते थे। तो ये है रैबिज वायरस के कारण होता है और रैबिज संक्रमित कुत्ते के काटने से ये बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है। उसी तरह से हेपेटाइटिस की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है और यह भी दूषित जल के कारण हमारे शरीर में पहुंचता है। उसी तरह से बात करेंगे डेंगू की, तो डेंगू वायरस के कारण होता है और डेंगू वायरस जो है वो एडीज एजिप्टी मच्छर के अंदर होता है और एडीज एजिप्टी जो मच्छर है जब काटता है तो ये वायरस हमारे शरीर में छोड़ देता है, जिससे हमें डेंगू हो जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज जो है, बीमारी जो है वो बहुत ही डेंजर है, एड्स जिसको बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो ये जो है एचआईवी वायरस से होता है और एचआईवी का वायरस बहुत खतरनाक होता है, जो कि अगर दूषित रक्तदान किया जा रहा है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है किसी डोनर से, हम किसी को ब्लड डोनेट करवा रहे हैं या रक्तदान कर रहे हैं, तो अगर उसका ग्रुप जो ब्लड है टेस्ट किए बिना जांच किए कि उसमें कोई संक्रामक रोग उसे नहीं है, ये जांचे बिना अगर हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो अगर एचआईवी के वायरस उसके ब्लड में है तो वो किसी भी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकता है। और मेन जो कारण है इसका एसटीडीएस, ये बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो अगर असुरक्षित यौन संबंध अगर बनाया जाता है तब भी एड्स हो जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने विषाणु जनित जो रोग है हमारे शरीर में कैसे पहुंचते हैं, इनका मेन कारक क्या है, ये कैसे संक्रमण फैलाते हैं, इसको समझाने का प्रयास किया है। और मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें सूक्ष्म जीवों से जनित जो भी बीमारियां हैं वो कैसे शरीर में पहुंचती है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसके वाहक कौन कौन से हैं, कैसे ये शरीर में जाते हैं। तो जीवाणु जनित जो रोग हैं, प्रोटोजोआ जनित जो रोग हैं, ये किस तरह से शरीर में पहुंचते हैं, इन पे बात करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक कीजिए। जो चीजें नहीं समझ में आई, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट छूट गया, नहीं समझ में आया, तो उसको कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।